वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? चलें, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ मेक श्योर कि ये आप ज़रा ध्यान लगा के और गौर से ये लेक्चर अटेंड कर लें। और अगर इन केस अटेंड नहीं कर सका तो उसको भी मैं यही करूँगा कि रिकॉर्डिंग लाजमी सुन ले। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, आज हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो मैं पहले ज़रा स्लाइड आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। जी, तो अ, सब लोगों को नज़र आ रहा है भाई? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, चलें जी। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी अबाउट ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। और बेसिकली इस ये चैप्टर नंबर 3 है बुक का। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ज़रा ध्यान से और पूरी तवज्जो के साथ ये चैप्टर आपने सुनना है। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको उसी वक्त क्लियर करना है, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन से मुराद क्या है। देखें, पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी, हमने इंसर्शन सॉर्ट की कुछ एनालिसिस करी थी। और इंसर्शन सॉर्ट की जब हमने एनालिसिस करी थी तो उसमें हमने देखा था कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी डिस्कस किए थे कि बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है और वर्स्ट केस क्या होता है। अब कोई भी जो फंक्शन है या एल्गोरिथम है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह मेजर की जाती है कि वो किस तरीके से दो एल्गोरिथम्स को या फंक्शंस को कंपेयर किया जाता है। उसके लिए एक्चुअली हमें पता होना चाहिए दो फंक्शन एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम। मिसाल के तौर पे मुझे एक एल्गोरिथम दे दिया जाए और मुझे कहा जाए कि भाई आप इसकी परफॉर्मेंस मेजर करें। मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि वो एल्गोरिथम कितनी देर रन होता है। अच्छा, फिर मैं ये देखूंगा कि इनपुट साइज इंक्रीज करने से क्या उसका रनिंग टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं, इनको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। यानी अगर आप स्लाइड के ऊपर देखें तो ये जो आपको लफ्ज यहाँ पे नजर आ रहा है, एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम, क्या है कि हम डिफरेंट किस्म की नोटेशंस डिस्कस करते हैं और डिफरेंट बाउंड्स होती हैं, राइट बाउंड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड्स। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखें, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन और दूसरी चीज है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन से क्या मुराद है कि कोई भी जो फंक्शन है ना, उसको फॉर्मल वे में हम किस तरह स्पीक करेंगे, उसको क्लासिफाई किस तरह करेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे उसे। और उसकी एनालिसिस जो होती है वो हम ये देखते हैं कि वो कितनी देर में रन होता है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका बेस्ट केस, उसका वर्स्ट केस और उसका एवरेज केस। अच्छा, अब देखिए, मिसाल के तौर पे ये दो फंक्शंस नजर आ रहे हैं आपको। कौन से दो फंक्शंस हैं? ये है जनाब, पहला जो फंक्शन है आपके पास वो है बेसिकली
फंक्शन आपको नजर आ रहा है वो है जनाब ये एफ ऑफ एन है। सपोज इसको मैं कह रहा हूँ ये f1n है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो? सेम से क्यों, सेम क्लास से क्यों बिलोंग करते हैं ये? क्लास से यहाँ क्या मुराद है? ये है ओनली वन वेरिएबल। चलें, यानी कि आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में समझाना पड़ेगा। अच्छा देखें, चलें इसको इस तरीके से समझ लें। देखें अच्छी तरह इस बात को समझें कि कोई भी जो फंक्शन होता है ना, जो कोड लिखते हैं हम, मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है f ऑफ n इक्वल्स टू n। मैंने एक फंक्शन लिखा है, क्या इस फंक्शन को मैं कोड की फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं आपसे कहूँ f ऑफ n इक्वल्स टू 2n, इसको कोड की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका एल्गो क्या होगा? देखें ये एक फंक्शन है जिसका जो इनपुट है ना वो ये है, ये इसका इनपुट है और इसका आउटपुट ये है। क्या मतलब है इस बात का? देखें आप मिसाल के तौर पे जैसे जावा में आप कोड लिखें तो आप इसको लिखेंगे void, कोई भी फंक्शन का नाम ले लें, मिसाल के तौर पे f1, ठीक है। इसमें आ रहा होगा एक इंटीजर n। ये क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप हम रख लेते हैं इंटीजर। ये करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा n मल्टीप्लाई बाय n, सॉरी 2n। ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली ये कोड और ये फंक्शन एक ही चीज है। यानी देखें इस कोड को अगर मैं 10 दूंगा, ये क्या रिटर्न करेगा? कोड मैंने लिखा है, इसको अगर मैं 10 एज अ पैरामीटर पास करता हूं तो ये 20 रिटर्न करेगा मुझे। अगर इसको 20 देता हूं तो ये 40 रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो फंक्शन है जो ऊपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके अंदर जो इनपुट है ना वो n है और जो ये रिटर्न करेगा वो बराबर होगा वो 2n है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो फंक्शंस होते हैं ना, इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लासेस को जरा मैं समझाता हूँ आपको ना, क्लासेस क्या होती हैं। उसके लिए मैं जरा आपके सामने शेयर करूंगा एक्सेल की स्क्रीन, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि एक्सेल की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अभी नहीं आ रही होगी। आगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ एक्सेल की स्क्रीन पे, ताकि थोड़ा आपको फंक्शंस का ना कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, सपोज 10 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ जनाब इक्वल्स टू A1 प्लस 1, 11, और ये मैं यहाँ तक ले आया इसे। कंफ्यूजन तो नहीं मैंने क्या किया? अब उसके बाद मैं सेकंड कॉलम पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या करूँगा मैं, देखा होगा कि वो जो स्लाइड थी हमारी, उसमें जो इक्वेशन थी वो थी 10n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 और यहाँ मैंने लिखा A1 मल्टीप्लाई बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A1, ये हो गया 10n क्यूब
मैं लिख रहा हूँ 5। अच्छा, इधर मुझे मल्टीप्लाई भी लगाना होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a1, ये हो गया a1 स्क्वायर, प्लस मैंने कर दिया 7, एक वैल्यू रिटर्न कर दी यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया है? ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यही फार्मूला बाकी क्रॉस पे भी मैंने लगा दिया। जाहिर है वो 11 के हिसाब से, जब यानी n की वैल्यू 10 होगी तो फंक्शन ये रिटर्न करेगा, n की वैल्यू 11 होगी तो फंक्शन ये रिटर्न करेगा, n की वैल्यू 12 होगी तो फंक्शन ये रिटर्न करेगा, और n की वैल्यू 29 होगी तो फंक्शन ये रिटर्न करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं करूं ये कि इसका और इसको यूज करके एक मैं ग्राफ बना लूं, ग्राफ ना कुछ इस किस्म का बनेगा। देखें, आपको एक कर्व नजर आ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ये ए और बी के दरमियान मैंने बनाया है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आराम से 10 दफा सुन लेना। अभी देखें, दूसरा काम मैं करूंगा ये कि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन था वो था 10n³ प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7। मैं इसको चेंज करूंगा और यहाँ पर ना मैं लिखूंगा 10n स्क्वायर और फिर 5 यहाँ पे n लिख दूंगा। सपोज मैंने यहाँ 7 कर दिया, वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ये इसके हिसाब से वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखें यहाँ पर, अब मैं इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये वाला ग्राफ आपको थोड़ा सा साइड पे नजर आ रहा है। पहला जो है वो पहले उनके दरमियान था, और दूसरा जो है वो बाकी दो वैल्यूज के दरमियान था। दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको, दोनों ग्राफ्स में? फर्क है इनमें, क्योंकि वो जो बी है ना वो n³ है, तो थोड़ा कर्व ज्यादा है। जो सी वाला है ना वो n स्क्वायर है, उसमें कर्व थोड़ा कम है। हाँ, कर्व स्ट्रेट हो रहा है। देखिए, मैं और काम करता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई इसको मैंने और कम कर दिया, तो हो गया है 10n+5। तो जब मैं करूंगा तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। और इसका अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ, आप देख रहे हैं ये ग्राफ आ रहा है इसका। क्या समझ में आ रही है इससे बात? कि ये जब अब ये जो है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई है, समझ में आ रही बात? यानी कि जो फंक्शन होता है ना, दी लाइन स्ट्रेट हो गई है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो एक्चुअली जो आप देखेंगे ना यहाँ पर ये है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है। अगर मैं इस फार्मूले को आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, तो इसको आप इस तरह समझ लें कि ये तो है आपके पास n, ठीक है। अच्छा, ये है जनाब 10n³ प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ये क्या है जनाब?
ये है हमारे पास 10n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, यानी ये है 10n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। इसमें से ये जो 2 है ये एक्चुअली स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ये क्या है जनाब, ये है 10n प्लस 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली ये अब इसका मतलब ये है कि ये जो है ना एक डिफरेंट क्लास है, ये एक डिफरेंट क्लास है, ये एक डिफरेंट क्लास है। समझ में आ रही मेरी? तीनों डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और क्योंकि एक में n क्यूब है तो वो एक डिफरेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसमें जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, यानी जैसे जैसे n बढ़ता रहेगा ना तो इसकी ग्रोथ ज्यादा है। देखें यहाँ पर वैल्यू 24 2 लाख से ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे 8000 है, और यहाँ पे भी 300 से भी कम है। तो समझाना आपको ये चाह रहा हूं मैं कि एक्चुअली जो n क्यूब वाला जब अगर कोई फंक्शन इस लेवल इस क्लास में आता है, फंक्शन इस क्लास में आता है तो वो रिटर्न बड़ी वैल्यू करेगा, वो ज्यादा वैल्यू जनरेट कर देगा। इस क्लास की डिफरेंट आउटपुट होगा और इस क्लास का डिफरेंट आउटपुट होगा। अब जरा वापस आते हैं स्लाइड में। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, होपफुली आ गई है, नहीं भी आई है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया ना कि भाई जब हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो n क्यूब का होता है तो सूरत हाल डिफरेंट होती है, अगर n स्क्वायर का है तो सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है, और सिर्फ n है तो डिफरेंट हो जाती है। तो अब ये दोनों फंक्शन, अब दोबारा आपसे वही सवाल है मेरा कि ये जो दो फंक्शन है f1 और f2, क्या ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या नहीं? तो ये बेसिकली सेम क्लास से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो n क्यूब की है, सही है। ये जो कांस्टेंट होता है ना 7 और 79, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो जो कर्व देखा ना हमने, तो अगर वो सिंपल में 10n क्यूब का भी निकाल दूंगा ना तो सेम कर्व निकलेगा, ठीक है। अनलेस ये n क्यूब n स्क्वायर नहीं हो जाता या सिंपल n नहीं हो जाता, उस वक्त तक कर्व पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखें, सबसे बड़ी इसमें जो है वो n क्यूब तो है, लेकिन यहाँ पे सिंपल n तो है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो n क्यूब है। n क्यूब की वजह से जो है ना वो क्लासेस का यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू की पावर सेम है। अच्छा अब ये चलें, थोड़ी बहुत आपको हमें बात समझ में आ गई तो अच्छा ये भी बात आपको समझ में आ गई कि जो भी इक्वेशन होती है ना, वो इक्वेशन एक्चुअली एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 10n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7, यानी कि मैं n जो है वो मेरा इनपुट है और जो आउटपुट है वो है 10n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। जी जी, सबसे पहला एलिमेंट देखेंगे जो जिसकी सबसे ज्यादा पावर है वो वाली क्लास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी का फिर इफेक्ट इतना नहीं रहता, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी का होता है। आप देखें यहाँ पर कोई भी जो एल्गोरिथम होगा या फंक्शन होगा ना, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह की नोटेशंस हैं। उसमें एक है जनाब ओमेगा नोटेशन, ये कहलाती है ओमेगा। ये है, अच्छा सॉरी, ये बिग ओ नोटेशन है, ओमेगा ये वाली है, ये बिग ओ नोटेशन है। और ये जो है ना ये कहलाती है थीटा नोटेशन, ठीक है। तीन तरह की नोटेशंस यूज होती हैं। जी जी, n की पावर 4 हो जाएगी तो क्लास डिफरेंट हो जाएगी। तो अब बेसिकली तीन आपके पास जो है वो नोटेशंस होती हैं, इनको असल में आज हमें समझना है कि ये क्या होती हैं।
आपके सामने यहाँ पर ना एक डायग्राम के ऊपर 3 डिफरेंट ग्राफ नजर आ रहे हैं, 3 डिफरेंट फंक्शंस के, सही है। तो इस चीज को देखें, यहाँ पर ये वाला सबसे पहला थीटा नोटेशन का यहाँ पे आपको फंक्शन नजर आ रहा है, वो एक्चुअली ये है। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन, और ये आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, देखें, कोई भी जी जी देखें यहाँ पर जो है ना, इस जरा ग्राफ को समझें, मैं जरा ग्राफ को समझा दूं तो बात आपको और समझ में आ जाएगी। देखें, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एन। अब ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एन, इसकी परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे? तो ये जो फंक्शन है, इसका कोई ना कोई बेस्ट केस होगा, इसका कोई ना कोई एवरेज केस होगा, और इसका कोई ना कोई वर्स्ट केस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? कि हर फंक्शन का कोई ना कोई बेस्ट केस होगा, कोई ना कोई एवरेज केस होगा, और कोई ना कोई वर्स्ट केस होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है ना, वो हम जज करते हैं वर्स्ट केस के ऊपर। वर्स्ट केस के ऊपर इसलिए करते हैं, जैसे वो आपने ये बात भी सुनी होगी कि भाई किसी आदमी को देखना है तो उस वक्त देखो जब वो गुस्से की हालत में हो, तो फिर पता चल जाता है कि वो असल में उसकी नेचर क्या है। मिसाल के तौर पे एक एल्गोरिथम है, वो करता ये है कि एक नंबर फाइंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो पहले ही नंबर है, तो वो तो फौरन ही खत्म हो जाएगा, आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर वो फंक्शन जो है ना, वो वैल्यू सबसे आखिरी वाली ढूंढ के दे रहा है, फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ये है कि वो उसका वर्स्ट केस है। अगर दो फंक्शंस को हमें कंपेयर करना है, तो हम दोनों का वर्स्ट केस निकाल के उनको आपस में कंपेयर करेंगे। फिर उनमें से जो वर्स्ट केस बेहतर होगा दूसरे के मुकाबले में, उसको हम कहेंगे कि ये पहले से बेहतर है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो थीटा ऑफ एन है ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, और वर्स्ट केस में ये ज्यादा से ज्यादा टाइम ये लेगा, ये है मैक्सिमम। और वर्स्ट केस में ही कम से कम टाइम ये लेगा। ये एक्चुअली हमने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है फंक्शन की, कि वर्स्ट केस में ये कम से कम ये जो है ना, ये रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम यानी रनिंग टाइम ऑफ अ फंक्शन वर्स्ट केस के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा और कम से कम यहां तक जाएगा। ठीक है, देखें, इसको एक एग्जांपल से समझें। मिसाल के तौर पे आपको एक साहब मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीऊंगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो 100 साल ही जिएंगे, या 100 साल से पहले भी मर सकते हैं? मर सकते हैं, लेकिन एक उन्होंने लिमिट बता दी कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं 100 साल जीऊंगा। अब वो ये कहते हैं कि जनाब कम से कम 40 साल तो मैं जिंदा रहूंगा। ये उन्होंने लोअर लिमिट बता दी है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि वो 40 साल रहे, हो सकता है वो 60 साल जिंदा रहे, हो सकता है वो 70 साल जिंदा रहे। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ, वो मुश्किल तो है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी एक जो एल्गोरिथम है, वो वर्स्ट केस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, रनिंग टाइम उसका कम से कम कहां तक जाएगा वर्स्ट केस में, वो बेसिकली जो एरिया है ना, वो यहां पर डिफाइंड है।
ये वो एरिया है, उसमें n की वैल्यू यहां से कम स्टार्ट होनी चाहिए, n नॉट से पीछे जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आगे अभी डेफिनेशन देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। ये मैंने आपको अभी अल्फाज में समझाया है, मैथमेटिकली भी इसको नहीं लिखा है। ये जो है ना ये कहलाती है टाइट बाउंड, बोलते हैं टाइट बाउंड। टाइट में लोअर और अपर दोनों होती हैं। ये है जनाब बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या चीज है, इसमें हम अपर बाउंड बताते हैं सिर्फ। यानी अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स केस में ये जो फंक्शन है ना उसका रनिंग टाइम ज्यादा से ज्यादा ये होगा वर्ड्स केस में। ये जो है ना ये लोअर बाउंड कहलाती है, जो कि हम ओमेगा नोटेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वर्ड्स केस में वो कम से कम इतना टाइम लेगा। बाउंड बाउंड बात समझ में आ रही मेरी? ये 3 नोटेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हैं। कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, वहां पे बिग ओ मैं बता रहा हूं, जैसे अब देखें, आप इस बात को समझें कि मिसाल के तौर पे हम करते हैं कि ये जो स्लाइड है हमारी, इसमें मैं जरा एक स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, फिर दोबारा समझाता हूं आपको। हाँ भाई, स्लाइड नजर आ रही है? थोड़ी देर में आएगी। आ रही है यार, आ रही है, क्या टेंशन है, घबराओ नहीं, कहीं नहीं जा रही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ ना कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, वो बराबर है जनाब एन के, या वन के। ये एक्चुअली जो है ना ये है 1n, ठीक है। यानी अगर मैं इसको 10 दूंगा तो ये 10 ही रिटर्न करेगा, 20 दूंगा तो 20 रिटर्न करेगा, 30 दूंगा तो 30 रिटर्न करेगा। इस किस्म का जो फंक्शन होगा ना वो जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा। अच्छा, एक फंक्शन है वो ये इस किस्म का है, यानी उसको अगर मैं 10 दूंगा तो वो 100 रिटर्न करेगा, 20 दूंगा तो 400 रिटर्न करेगा, उसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा। और अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो अब इसका ग्राफ डिफरेंट बढ़ेगा। ये जो है ना इस फंक्शन का मतलब ये है कि n की वैल्यू बढ़ाने से रनिंग टाइम नहीं बढ़ रहा होगा, इसमें n की वैल्यू बढ़ाने से बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसमें और तेजी से बढ़ेगा। डिफरेंट क्लासेस हैं। तो जब मैं लिखता हूं कि किसी भी फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो ओ एन क्यूब है, तो इसका मतलब ये बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। ओ एन स्क्वायर बुरी से बेहतर है लेकिन स्टिल बुरी है, बुरी से अच्छी है लेकिन स्टिल बुरी है। ओ एन ये थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और ओ वन बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये बात समझ में आ रही है? वही तो मैं आपको इतनी देर से समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है ना इस अब होगा क्या। मिसाल के तौर पे फंक्शन को मैं 10 दूंगा, कौन से फंक्शन को, वर्ड्स केस में इसको मैं 10 दूंगा, ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा।
मैं 10 दूंगा तो ये मुझे 10 रिटर्न करेगा, इसको दूंगा तो ये 100 रिटर्न करेगा, इसको दूंगा तो ये 1000 रिटर्न करेगा। एक वैल्यू पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। जैसे जैसे ये हमारा जो वैल्यू चेंज, क्लास चेंज होती जाएगी ना, वैसे वैसे परफॉर्मेंस बुरी होती चली जाएगी। N4 की इससे भी बुरी है, N5 की इससे भी बुरी है। अच्छा, log n जो है वो n से बेहतर है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, वो यहां पर आएगा log n, n से बेहतर है। ठीक है, काफी अच्छी चीज है। ये चीज एक्चुअली हमें समझना है कि ये क्या होता है, इस तरह हम जो लिखते हैं इसमें जो नोटेशंस यूज होती हैं वो किस तरीके से होती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि मैथमेटिक्स यहाँ यूज हो रही है। तो ये इन सब को तो आप जानते ही हैं। अब टेंशन मत लीजिएगा, आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, घबराना नहीं है। ठीक है, चलें जी। तो अब थोड़ा मैथमेटिकली चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, पहले अब ये तीनों नोटेशंस जो है ना, इनको जरा हम गौर से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं थीटा नोटेशन की। ठीक है, तो मैं बेटा ये कोर्स कुछ इस किस्म का है ना कि इसमें चीजें जो है ना वो सारी ऐसी हैं जिनसे आपकी जान निकलती है। एक तो इसमें है प्रोग्रामिंग, उससे आपकी जान निकलती है। फिर इसमें है मैथमेटिक्स, उससे भी आपकी जान निकलती है। और तीसरा मसला ये है कि बुक जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो अब लिहाजा इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होके हाँ नेपाल चले जाएं, आपको मसला नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थीटा नोटेशन की। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में आ रही है। थीटा ऑफ जी से क्या मुराद है? पहली बात तो ये समझें कि एफ भी एक फंक्शन है और जी भी एक फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। सही है, थीटा ऑफ जी से मुराद ये है कि एफ सच दैट एफ इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन सच दैट there exist constants c1 and c2 and n0 such that c1 of gn is less than equal to f of n and c2 of gn is greater than f of n। यानी c1 एक c1n और c2n इन दोनों के दरमियान में ही रहेगा f of n। c2 of एक्चुअली ये c2 है, c2 of gn और ये c1 gn है। c1 और c2 क्या है? ये कुछ कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, ये जो यहाँ k लिखा हुआ है ये एक्चुअली n नॉट है। n नॉट वो वैल्यू है जहां से फंक्शन समझ लें उसके बाद से लेकर आखिर तक f ऑफ n की वैल्यू जो है वो g ऑफ n c2 g ऑफ n से छोटी रहेगी हमेशा और c1 g ऑफ n से कम रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? चलें थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, यहाँ पर दो फंक्शन है। जी जी, वर्ड्स केस में यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है वही 10n³ प्लस 5n² प्लस 17 और दूसरा है 2n³ प्लस 3n प्लस 79। दो फंक्शंस हैं, दोनों के आगे देखें लिखा हुआ है बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n³। इसका मतलब दोनों की जो क्लास है वो सेम है। दोनों की क्लास कौन सी है? थीटा ऑफ n³। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना इसकी जो बाउंड्री हम है वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रूफ समझने की कोशिश करें कि हम ये किस तरीके से कह रहे हैं कि ये बिलोंग टू n³ है या ये भी दोनों की सेम क्लास है ना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, ये वाला फंक्शन है मेरे पास 10n³ प्लस 5n² प्लस 17। अच्छा, कोई बात समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो
देखें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। नहीं, n की वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू जो है तो ये 10 1 का क्यूब होगा, प्लस 5 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस 17, क्या वैल्यू आएगी? 32। मिनिमम वैल्यू इसकी 32 है। अब जब n की वैल्यू 1 होगी, हमारी बात, n की वैल्यू चेंज होगी, 2 हो जाएगी, तो फिर जाहिर है वैल्यू कुछ और हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? n अगर 0 हो तो फिर 17 हो जाएगी, लेकिन हमने जो यहाँ पे कंसिडरेशन रखनी है ना, वो जो n नॉट वाली बात है, 0 नहीं लेके आना, पास वैल्यू से ऊपर लेके आना होता है। अब देखें हम यहाँ पर ये एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसकी कम से कम वैल्यू ये होगी। अगर यहाँ 0 भी आ जाता है तो वो 10 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 1 आता है तो 10 ही हो जाएगा। कम से कम वैल्यू ये होगी डिपेंडिंग ऑन n, क्योंकि n जो वैल्यू होती है ना, वो इनपुट है, वो चेंज होती है। एक एल्गोरिथम है, उसकी जो वैल्यू है इनपुट है, वो रन टाइम पे आती है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो ये होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ये है कि इन सबको सम करके अगर आप n क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। n क्यूब से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो पावर है ना, वो यही है। यहाँ 4 होती तो 4 से कर देते। मैक्सिमम जो है ना, वो 32 n क्यूब है। यानी हमेशा इसके और इसके दरमियान रहेगी इस फंक्शन की वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। सही है? इस चीज को अगर ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ठीक है, तो C1 अगर 10 है और C2 अगर 32 है, तो इस चीज को हमने कह दिया C1, ये आ गया C2। तो रिजल्ट हमारे पास एक्चुअली ये आ जाएगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी इसकी जो क्लास निकलेगी वो इसकी भी यही निकलेगी और इसकी भी सेम क्लास निकलेगी। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसी किस्म का वैल्यू इसमें भी आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की सेम क्लास है। इस पे आ जाएं, अगर एग्जाम्पल पे आ जाएं। अब ये तीसरा फंक्शन है f3, इसमें लिखा हुआ है 10n क्यूब प्लस n log n। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, पहले 10 लगा लेते हैं n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 10 होगी तो ये हो जाएगा 10 क्यूब, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस फिर आ जाएगा 10 और फिर log 10। log 10 कितना होता है भाई? बेस पावर 2 में। भाई भाई कंप्यूटर साइंस के चीतो, शुक्र है ना, मैंने कहा शायद लॉग भी पढ़ाना पड़ेगा। ये जो वैल्यू निकलेगी तो इस पे इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसका पड़ेगा। लिहाजा ये भी बिलोंग किससे करेगी? इसी क्लास से बिलोंग करेगी। कांस्टेंट नहीं, जो सबसे बड़ी पावर वाले फिगर होता है ना, उसका इफेक्ट होता है। कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट तो है लेकिन इससे जो है ना, इस फंक्शन के आउटपुट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको इसी क्लास से रखेंगे। अगर इसकी जगह ये लिखा हुआ होता ये 10n स्क्वायर प्लस log n, तो फिर हम इसको थीटा ऑफ n स्क्वायर कह देते कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। देखें, अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, एक कहे कि भाई ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थीटा n स्क्वायर है और दूसरा जो है उसकी परफॉर्मेंस थीटा n क्यूब है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये एल्गोरिथम ज्यादा फास्ट है। समझ में आ रही है? तो हम
इस तरीके से किसी भी एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं, ये किस किस्म का फंक्शन है और इसकी कौन सी क्लास है। ठीक है, थीटा से भी करते हैं, ओमेगा से भी करते हैं, और बिग ओ से भी करते हैं। चलें थोड़ा सा और आगे बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये वाला आपके पास जो है ना, वो एक फंक्शन है। इसमें मुझे ये बताएं कि ज्यादा इफेक्ट इसका आएगा कि इसका आएगा, n log n का आएगा कि n का आएगा। चंदा अगर n जो है वो 10 है, तो n log n कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अच्छा n अगर 100 है तो n log n कितना होगा? फिर ज्यादा हो गया ना। 10n कितना होगा? 10n हमेशा जो है वो उसके हिसाब से होगा। तो जाहिर है यहाँ पर n है, ये जो n है ना, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? log n से। सही है, लिहाजा ये वाली फिगर ज्यादा है। कौन सी? n log n। n से तो ज्यादा ही होगी ना n log n, लिहाजा इसकी जो क्लास कहलाएगी वो n log n वाली कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो बस आप ये समझ लें कि जो इक्वेशन है ना, उसमें जो सबसे बड़ी पावर वाली फिगर है ना, वही एक्चुअली उसकी क्लास है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, शुक्र है। तो इसमें एक दो कंफ्यूजन भी क्लियर कर लें कि जब हम कहते हैं ना कि f बिलोंग्स टू थीटा ऑफ g1 या h बिलोंग्स टू थीटा ऑफ g1, तो g2, सपोज g1 एक अलग फंक्शन है और g2 एक अलग फंक्शन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि f प्लस एच बिलोंग्स टू g1 प्लस g2, जर्नल एक मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू। या हम ये भी कह सकते हैं कि g1 प्लस g2 बेसिकली f प्लस एच के को पॉइंट करता है, उसके बराबर है, और f प्लस एच जो है ना वो बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी। मैथमेटिकल चीजें, मतलब ये कि अगर आप वो ट्रांजिटिव और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको देखेंगे तो ये बात फिर समझ में आ जाएगी। और चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो भी देख लें। जब हम लिखते हैं ना f बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी, तो ये हम ऐसे लिखते नहीं है, हम ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है, यानी जैसे आपसे कोई कहे कि रोज इज रेड, ठीक है, तो ये तो एक सेंटेंस है ना, लेकिन मैथमेटिकली आप हमारी जो जुबान है उसमें कहेंगे कि रोज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेड थिंग्स। रोज रेड नहीं है, रेड तो एक कलर है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, रेड एक कलर है, रोज रेड नहीं है। जब हम कहते हैं ना रोज इज रेड, तो हम कह रहे होते हैं रोज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेड थिंग्स। तो जब हम ये लिखते हैं f इक्वल्स टू थीटा जी, तो इसका मतलब एक्चुअली होता है कि f ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन। सही है, इक्वल्स टू एक्चुअली ये बिलोंग्स वाली बात होती है। ये तो खैर चलें जनरल टर्म्स हैं, इनको हमने इस हिसाब से देख लिया। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। यहां तक जो बताया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ भाई, चलें तो हम एक्चुअली नोटेशंस की बात कर रहे थे, और उसमें हमने जो है वो रिलैक्स होके इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे जाके और एग्जांपल आएंगी और भी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो डिस्कशन करेंगे, अभी बात कर लेते हैं बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन क्या होती है भाई? बिग ओ एक एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड नोटेशन है।
और ये बताती है ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम। ग्रोथ उससे क्या मुराद है, ये जो मैं लिखता हूँ ना ओ एन स्क्वायर, ये एक्चुअली ग्रोथ बता रही है फंक्शन की कि किस तरह ग्रो करेगा, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ने पे कैसे ग्रो करेगा। देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम से क्या मुराद है। देखें, यानी एक एल्गोरिथम है, उसको मैं 10 देता हूं तो वो 10 रिटर्न करता है, और उसको मैं 20 देता हूं, वो 20 रिटर्न नहीं करता, वो 100 रिटर्न कर देता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये ग्रोथ हो रही है, यहां से ये इसने जंप लगाई यहां पर। जितनी ग्रोथ ज्यादा होगी ना, उतने फंक्शन जो है ना वो इसका मतलब स्लो होता जाएगा नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ने पे। सेशन बेटा 4:30 तक चलाऊंगा, 4:30 4:40 तक चलेगा। ओ एन की ग्रोथ है लेकिन ओ एन स्क्वायर से कम है। जितनी पावर बढ़ती चली जाएगी, उसकी क्लास चेंज होती चली जाएगी, उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो रिकॉर्डिंग सुन लेना यार, लाइट चली जाएगी तो परेशान क्यों हो रहे हो। तो ये एक्चुअली हम ये जो नोटेशंस है ना, बिग ओ नोटेशन है या थीटा नोटेशन है या ओमेगा नोटेशन है, इसकी मदद से हम ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम बता रहे होते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरह ग्रो करेगा। जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी इसका मतलब वो तेजी से ग्रो करेगा। उसका ग्राफ अगर आप बना के देखेंगे ना, वर्स्ट केस और ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हम बताते हैं बाय यूजिंग वर्स्ट केस, बेस्ट केस में ग्रोथ नहीं। दो फंक्शंस का बेस्ट केस कंपेयर नहीं होता परफॉर्मेंस के लिए। दो फंक्शंस की परफॉर्मेंस आपने जज करनी है तो उनका वर्स्ट केस कंपेयर करें। भाई मिसाल के तौर पे दो दो बंदे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा 10 बंदों से लड़ चुका है और थक चुका है। अब आप उसको किसी ऐसे बंदे से लड़वा दें जो बिल्कुल फ्रेश है, वो तो उससे हार जाएगा ना। उससे ये थोड़ी साबित हुआ कि वो उस मुकाबले में कम ताकतवर है। यानी या तो दोनों जो है ना वो बेसिकली थके हुए हों, दोनों 10-10 से लड़े हुए हों, फिर आप उनको लड़वाएं तो अब पता चलेगा कि उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम वर्ड्स केस देखते हैं। सही है। अब बेसिकली ये जो इससे बताते क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट एन एल्गोरिथम परफॉर्म्स। ये कहां तक जा सकता है, की लिमिट क्या है, अपर बाउंड बताते हैं हम बिग ओ नोटेशन में। जैसे इंसर्शन सॉर्ट जो है ना, वो वर्ड्स केस में ओ एन स्क्वायर उसका जो है ना परफॉर्मेंस है। क्या मतलब है इस बात का कि जब वर्ड्स केस होता है तो इंसर्शन सॉर्ट ओ एन स्क्वायर तक जाएगा। यानी ये कि इसको हम थोड़ा और मैथमेटिकली कहें, हम कहेंगे कि वर्ड्स केस में ये सी एन स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सी एक कांस्टेंट है, सपोज सी अगर 5 है, सी अगर 5 है तो एन 10 होने पर ये आपको देगा 5 स्क्वायर। और अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको एन की वैल्यू 100 कर दूं तो ये 100 स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना रैपिडली चेंज हो रहा है इसमें, वर्ड्स केस में। चीज ध्यान में रखिएगा, बेस्ट केस में नहीं। इंसर्शन सॉर्ट के बेस्ट केस की ये परफॉर्मेंस नहीं है। ये समझ में आ रही मेरी बात? ओमेगा क्या होती है जी? ओमेगा एक एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड बताती है ऑन द ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम और अ प्रॉब्लम। यानी कि जब हमें बतानी होती है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म, लेकिन वर्स्ट केस में, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? बेसिकली देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंसर्शन सॉर्ट इज ओमेगा एन इन द बेस्ट केस, यानी कम से कम ये यहां तक जाएगी। बेस्ट केस में आ जाएंगे हम कहेंगे कि बेस्ट केस में ये कम से कम सी एन तक जाएगा। और
ओमेगा एन स्क्वायर वर्स्ट केस में जाएगा, इसका वर्स्ट केस ये है, ठीक है। वर्स्ट केस, अब जब आप इंसर्शन, ये जो इंसर्शन सॉर्ट है इसको किसी से कंपेयर करेंगे तो ये वाला कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वर्स्ट केस है, हम ये वाला कंपेयर करेंगे कि बेस्ट केस को नहीं करेंगे, वर्स्ट को करेंगे। यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं बेटा, देखो गौर से सुनो। ठीक है, आपके सामने स्लाइड के ऊपर ना कुछ बातें लिखी हुई हैं। भाई मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना वो इंसर्शन सॉर्ट को किसी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को किसी और से? तो हम इंसर्शन सॉर्ट का या तो अपर बाउंड निकालेंगे और दूसरे एल्गोरिथम का भी अपर बाउंड निकाल के उनको आपस में कंपेयर करेंगे, या हम इंसर्शन सॉर्ट की लोअर बाउंड निकालेंगे, लोअर बाउंड को कंपेयर करेंगे दूसरे की लोअर बाउंड से, या इंसर्शन सॉर्ट का थीटा बाउंड निकालेंगे और थीटा बाउंड निकाल के दूसरे एल्गोरिथम के थीटा बाउंड से कंपेयर करेंगे। सही है। तो जब ओमेगा होती है ना तो लोअर बाउंड होती है। लोअर बाउंड का मतलब कम से कम यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, जिससे मैंने समझाया कि कम से कम इतने साल तो, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं ना तो उसमें जो वारंटी होती है वो क्या होती है कि कम से कम इतने साल तो चलेगा। 1 साल की वारंटी है, इसका मतलब 1 साल तो इसने चलना ही चलना है। तो वो समझ लें ओमेगा ओमेगा बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट की देखें ओमेगा नोटेशन एन स्क्वायर है, इसका मतलब वर्स्ट केस में एन की वैल्यू जो भी होगी ये ओमेगा एन स्क्वायर तक जाएगा वर्स्ट केस में। जब भी दो एल्गोरिथम्स का आपस में कंपैरिजन करना है तो आप उनका वर्स्ट केस देखेंगे, कंपेयर करेंगे। ये मैं काफी देर से बात समझाना चाह रहा हूं, फुली समझ में आ गई है। ओमेगा नोटेशन क्या होते हैं कि बास सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऐसे होते हैं, अब जैसे दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, एक वर्स्ट केस में जो है वो सपोज वो जाता है एन स्क्वायर पे, एक जाता है एन पर, और एक जाता है लॉग एन पर। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में ये तीन अलग अलग परफॉर्मेंस है। ये एल्गो 1 है, ये एल्गो 2 है, ये एल्गो 3 है। तीनों जो है ना वो सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कौन सा सोल्यूशन अप्लाई करेंगे फिर, A1 A2 या A3? भाई log n n से भी छोटा होता है क्या? लिहाजा आप A3 अप्लाई करेंगे, A3 सबसे बेस्ट है। सही है, इन तीनों में A3 सबसे बेस्ट है। वन रिटर्न नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। ठीक है, अगर वो एक्सेल वाली उस पर आ जाओ ना, मैं वापस आता हूँ एक्सेल पे। एक्सेल जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा था, तो एक मिनट, यहाँ पे देखे ना, ये एन क्यूब की परफॉर्मेंस है, ये एन स्क्वायर की है, ये एन की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग, और इधर मैंने लिख दिया A2, ये A2 बेसिकली n हो गया और 2 बेस हो गई। लेकिन क्या वैल्यू दिखा रहा है ये? एक्चुअली मुझे लिखना यहाँ चाहिए था, मैंने वहां लिख दिया, चले कोई बात नहीं। लॉग A2, 2। आप देखें यहाँ पर अगर मैं यही फार्मूला सब पे लगा देता हूँ, अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि वैल्यू 10 से जब 29 तक पहुंच गई है तो ये 3.3 से 4.8 तक ही पहुंचा है। समझ में आ रही मेरी? ये एक्चुअली है log n।
एस टू द पावर 2 है यहाँ, सही है। क्या हुआ भाई, इंतकाल हो गया क्या? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर log n जो है ना, उससे वो वैल्यू बढ़ने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस फंक्शन में बहुत फर्क पड़ रहा है, एन स्क्वायर में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ इनपुट्स है ना वो तो बढ़ते रहते हैं। जो एल्गोरिथम हो रहा होता है, जो परफॉर्म कर रहा होता है, तो जितने नंबर ऑफ इनपुट बढ़ते चले जाएंगे वो उतना जो है ना वो स्लो होता चला जाएगा, उसका रनिंग टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सुन हो गए सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ये तो तुम लोगों के लिए कोई नई चीज थोड़ी है, मतलब ये तो तुम्हारे साथ होता रहता है ना कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा, तो नई बात थोड़ी है। चलो कोई नई आदत हो जानी चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं कोई मसला नहीं यार, कोई मतलब ये तो हर कोर्स में ही होता है ना आपके साथ, कि टीचर जो भी पढ़ा रहा होता है समझ नहीं आ रहा होता। अब तो आदत हो जानी चाहिए, टेंशन क्यों लेते हैं जी। तो बात कर रहे थे ओमेगा नोटेशन की, और ओमेगा नोटेशन के अंदर हमने डिस्कस करा कि क्या होता है जनाब। अच्छा, फिर नोटेशन की भी बात कर लेते हैं। थीटा नोटेशन क्या होती है? ये भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये टाइट बाउंड कहलाती है, द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम। ये चीज अच्छी तरह समझ लें, यही एक्चुअली आज हम पढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की ग्रोथ रेट से पता चलता है कि वो कितना अच्छा एल्गोरिथम है। अगर मैं कहता हूं कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो वर्स्ट केस और एवरेज केस में उसकी टाइट बाउंड ये है, ये टाइट बाउंड है, इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस में और एवरेज केस में इंसर्शन सॉर्ट सी एन स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ इनपुट है। बाइनरी सर्च की जो टाइट बाउंड है वो ये है, इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस में और एवरेज केस में बाइनरी सर्च सी लॉग एन परफॉर्म करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मैं आपसे पूछूं लीनियर सर्च, वर्स्ट केस लीनियर सर्च की टाइट बाउंड क्या होगी? लीनियर सर्च की टाइट बाउंड क्या होगी? हाँ, बेसिकली लीनियर सर्च जो होती है ना, उसकी टाइट बाउंड आप इस तरह लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस में अगर मैं लीनियर सर्च को कोई नंबर दूं, वर्स्ट केस क्या है कि वो नंबर सबसे आखिर है, अगर मैं 1000 देता हूं तो ये 1000 टाइम सी एन टाइम लगाएगी। सी से मुराद यहाँ कोई कांस्टेंट है जो कि हर मशीन पे डिफरेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये है लीनियर सर्च की परफॉर्मेंस वर्स्ट केस में, और ये है बाइनरी सर्च की परफॉर्मेंस वर्स्ट केस में। तो कौन सी बेहतर है, लीनियर सर्च के बाइनरी सर्च? गधे में अंदर से निकल के मारूंगा थप्पड़। बाइनरी सर्च की अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है, शहबाज पिटेगा मेरे हाथ से। सी एन बेहतर है कि सी लॉग एन बेहतर है? सी लॉग एन बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली लॉग एन जो है ना वो एन से बेहतर है, सही है। ठीक है, ये शहबाज की समझ में आ गया? शहबाज बेटा तुम खुदकुशी कर लो, बेकार है ऐसा जीना। तुम्हें एन और लॉग एन का नहीं पता, मर जाओ।
अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं थीटा नोटेशन की, ठीक है। तो लॉग एन बेटा एन की वैल्यू 10 होगा तो ये 10 रिटर्न करेगा, लॉग एन जो है ना वो 1 रिटर्न कर देगा। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सेल पे करके भी दिखाया है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है ना वो हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं, एक लिटिल ओ नोटेशन भी होती है, ठीक है। और भी बाउंड्स होती हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने के लिए, सही है। शुक्र है भाई। अब बेसिकली ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो फंक्शंस की बात हो रही है ना वो नॉन नेगेटिव फंक्शंस की हो रही है, यानी उनमें आप -1 और -2 वगैरह मत लेकर आ जाइएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि n जो है ना वो किसी पास एक n नॉट वैल्यू हम रख देते हैं उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अब 0 ना हो या 0.5 ना हो जाए, मतलब इस तरह की वैल्यू ना हो। ये बिग ओ नोटेशन को एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखें, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये इसकी अपर बाउंड है। अपर बाउंड से मुराद रनिंग टाइम, इसका रनिंग टाइम, इसका रनिंग टाइम। अब वर्स्ट केस में, ठीक है, ये एन नॉट है, ठीक है। ये ग्राफ ही कह रहा है कि ये जो एफ ऑफ एन है ये कभी भी इससे आगे नहीं निकलेगा, ये इसकी अपर बाउंड है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओ जी एन। अब तो यानी कि हम ये अगर लिखते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है, इसकी अपर बाउंड है जी। बिग ओ में अपर बाउंड होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखी जाती है तो भाई लेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बी एसिम्प्टोटिकली नॉन नेगेटिव फंक्शन। दो नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं तो वी से एफ ऑफ एन इज इन big O g of n if there is a real positive constant c and a positive integer n such that for every n is greater than equal to capital N। यानी ये जो फंक्शन है बिग ओ की बात होती है, ध्यान में रखिएगा ये बिग ओ की बात हो रही है। बिग ओ में मिनिमम 0 है और मैक्सिमम ये है रनिंग टाइम, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज मैथमेटिकली आ जाएगी, सही है। हाँ भाई, ठीक है। देखें एक और एग्जांपल से यहाँ आपको समझाया जा रहा है। एक फंक्शन है एन स्क्वायर प्लस 10n, देखें इसके आगे लिखा हुआ है ओ एन स्क्वायर। क्यों? ये तो मैंने आपको शुरू में एक हल्की सी चीज बता दी, जो सबसे बड़ी हो ना पावर वही उठा के आप लिख दें और बता दें ये इस क्लास से बिलोंग करता है। देखें अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा, यानी कहते हैं कि जनाब c जो है वो 2n के बराबर है और इस तरीके से कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालते हैं। तो ये दोनों जो है ना इस इक्वेशन का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बनेगा, इसका डिफरेंट बनेगा, लेकिन स्टिल दोनों की जो क्लास होगी ना वो यही होगी, यानी एक्सपोनेंशियली वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ इस ग्राफ में जो चीज समझने वाली है ना वो ये है कि यहाँ पर ये जो इनमें डिफरेंस आना शुरू हुआ है ना दोनों फंक्शंस में, वो इस जगह से आना शुरू हुआ है। इससे पहले कोई खास डिफरेंस था नहीं, यानी 0 से लेके 10 तक इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा था। इफेक्ट कब पड़ना शुरू हुआ? 10 के बाद,
ये जो 10 है ना, ये एक्चुअली हमारा एन नॉट होता है। इसके बाद से दो डिफरेंट क्लासेस हो जाती हैं। समझ में आ रही है? ये हर फंक्शन के लिए हम डिफरेंट को कंसिडर कर सकते हैं। फिक्स नहीं है 10, मतलब ये हर फंक्शन के लिए डिफरेंट होता है। अब देखें, आपको अगर मैं कहूं 5n+2 बिग ओ नोटेशन बताएं तो क्या बताएंगे आप? सिंपल बता देंगे आप ओ एन। ये नीचे उसका पूरा प्रूफ मौजूद है, ये हमने निकाला कैसे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि क्या एन स्क्वायर ओ एन से बिलोंग करता है? मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एन। अगर मैं कहूं कि इसकी नोटेशन जो है ना वो ये है, ये मैंने सही कहा है कि गलत कहा है? ये मैंने गलत कहा है। इसकी एक्चुअली ये है बिग ओ नोटेशन। समझ में आ गई बात? अभी आपके सामने स्लाइड के ऊपर कुछ जो है ना वो लिखी हुई है चीजें। अब आपने बताना है कि ये सही है कि गलत है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले है, अब ये 1000 है एन स्क्वायर, तो इसकी क्लास क्या होगी भाई? ओ एन स्क्वायर होगी। क्यों? काफी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं। n-1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय n/2। अब इसकी क्लास क्या होगी भाई? एन स्क्वायर। क्यों? आप इसको जरा सॉल्व करें ना इस इक्वेशन को। n-1 को मल्टीप्लाई करें n से डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया ना एन स्क्वायर। लिहाजा ये भी, इसकी क्लास भी एन स्क्वायर होगी। फिर n/2, n/2 क्या इससे बिलोंग करता है भाई? नहीं करता। अच्छा, log n स्क्वायर, ये log n से बिलोंग करता है? अभी आप खुद देखें। n स्क्वायर ओ एन से बिलोंग करता है? अभी आप खुद देखें। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल है क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। बिग ओ के बाद अगली क्या हमने बात करी? ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या होती है भाई? ओमेगा नोटेशन में जो रनिंग टाइम होता है किसी भी फंक्शन का, वो मिनिमम ये होता है। ठीक है, वर्स्ट केस में ये एन नॉट है। ठीक है, इससे पहले देखें, ये फंक्शन जो है ना हमारा चल रहा है और ये इससे भी नीचे चला गया। ये वाला रिजल्ट जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम एन नॉट के बाद का एक्सेप्ट करते हैं। सही है। डेफिनेशन यहाँ पर अगर आप देखें तो ओमेगा की क्या आती है? ओमेगा के अंदर हम कहते हैं कि देखें, बिग ओ में क्या थी? अगर बिग ओ की आपको याद हो तो बिग ओ में ऐसे लिखा हुआ था, हमारा फंक्शन जो है ना वो 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। फंक्शन का रनिंग टाइम इस टाइम से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे फंक्शन का रनिंग टाइम 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, इस टाइम से भी ज्यादा ही होगा। ओमेगा का मतलब ये आता है फिर। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए 5n-20, 5n-20 लिखा हुआ है बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ एन। सही है, लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ओमेगा लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। जब ओमेगा लिखा होता है तो वो लोअर बाउंड होती है, जब बिग ओ लिखा होता है तो वो अपर बाउंड होती है। सही है।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 एन स्क्वायर ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है। ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? सही लिखा है तो क्यों नहीं लिखा, और गलत लिखा है तो क्यों गलत लिखा है? ये एन स्क्वायर ही है, ये एन स्क्वायर ही है, ये सही है, ये एन स्क्वायर ही है, ओमेगा है ना, बस आपने यहाँ लोअर बाउंड बता दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें बस, लोअर बाउंड, ओमेगा लोअर बाउंड है। ठीक है, ये भी वही है, क्लास इसकी वही है, ये ओमेगा लोअर बाउंड है, बिग ओ अपर बाउंड है, और थीटा टाइट बाउंड है। सही है? ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक लैपटॉप परचेज किया, आपसे कहा गया कि भाई ये कम से कम 1 साल चलेगा, आप क्या कहेंगे? इस चीज को आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, 1 ईयर, 1 ईयर, ये लोअर बाउंड है इसकी, कम से कम, कम से कम। ठीक है, अगर वो कहता है कि ये जो है ना वो 5 साल बाद, 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, ये आ जाएगा 5 ईयर्स, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये आपको, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ समझाने के लिए। कहीं आप बोलेंगे सर ये आपने तो ज्यादा से ज्यादा लिखा था, और आप बुक और पेपर में भी आप ज्यादा से ज्यादा ही लिखते हैं, सिर्फ समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर टाइट बाउंड क्या होती है? ये कहता है आपसे कि ये जो है ना वो 1 साल से 5 साल के दरमियान चलेगा। आप लिखेंगे तो उसको इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि यहां से यहां तक, ये जब लिख जाते हैं ना हम 5, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर थीटा में एन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि कम से कम भी यही होगी और ज्यादा से ज्यादा भी यही होगी, इसी के आसपास ही होगी। ठीक है, रनिंग टाइम की बात हो रही है वर्ड्स केस में, ये ध्यान में रखिएगा, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा। आगे जनाब थीटा बाउंड, थीटा बाउंड क्या है? ये इसका मिनिमम रनिंग टाइम है फंक्शन का वर्ड्स केस में। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम रनिंग टाइम है वर्स्ट केस में। सही है? अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करी होगी कि ये यहाँ पर मिनिमम से भी नीचे चला गया, ये जो एरिया है ना इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये मैक्सिमम से भी ज्यादा चला गया, इस एरिया को हम निग्लेक्ट कर देंगे और यहां से शुरू करेंगे, जहां से शुरू करेंगे वो एन नॉट कहलाएगा। ठीक हो गया? यानी कि ये एक्चुअली ये जो रीजन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टाइट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर, ये टाइट बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस रीजन को। डेफिनेशन में अगर आप आएंगे तो अब आप देखें यहाँ पर जो ईगो थी, ईगो थी उसमें क्या लिखा हुआ था? ईगो में लिखा हुआ था 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन और लेस देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एन। ठीक है, ओमेगा में क्या लिखा हुआ था? ओमेगा में लिखा हुआ था 0 लेस देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू, ये लोअर हो गई, ये अपर हो गई, ये कहलाती है टाइट बाउंड, थीटा नोटेशन।
आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली जो थीटा नोटेशन होती है वो एक कौन सा सिंबल है भैया? इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इनका बिगो का और ओमेगा का। क्योंकि जो ओमेगा होती है, जैसे मिसाल के तौर पे ओमेगा है, तो ये नीचे वाला हिस्सा और ये बेसिकली हमारे पास थीटा आ जाता है। चलें जी, तो अब मिसाल के अब ये आपसे कहा पूछा जा रहा है कि भाई ये किस क्लास से बिलोंग करती है? सिंपल है, tan स्क्वायर से बिलोंग, जो थीटा नोटेशन हो वो ये निकलेगी। ये जो है ना वो ऐसे नहीं निकालते। अच्छा, एक बात मैं भी आपको बता दूं, ये तो बड़ा सिंपल इक्वेशन है ना, बाज़ औक़ात इक्वेशन इतनी सिंपल होती नहीं है। तो ये जो हम निकालते हैं ना बाउंड्स, ये ऐसे नहीं निकाल देते कि बस देख लेते हैं कि शुरू में कौन सा है। इसके लिए बाकायदा मेथड्स यूज होते हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर और भी कुछ मेथड्स हैं, ये बाकायदा मेथड्स की मदद से हम ये जो नोटेशन है ना ये बनाते हैं, निकालते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए तो। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल जो है ना वो मैथमेटिक्स के थ्रू थोड़ी चीजें प्रूव हुई हैं। एक्चुअली जो है ना वो मेथड्स हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई हमें इक्वेशन दे दी जाए तो उस इक्वेशन से कैसे हम उसकी ग्रोथ निकालते हैं, उसका रनिंग टाइम निकालते हैं। बाइनरी सर्च का निकाल के देखेंगे, इंसर्शन सॉर्ट का निकाल के देखेंगे, डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का हम बाकायदा इस तरीके से निकाल के देखेंगे कि उनका वर्स्ट केस में रनिंग टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। चलें, अब मेरे ख्याल है ये बस आखिरी स्लाइड में ये देख लें, इसमें भी यही है बेसिकली हमारे पास 1000 एन स्क्वायर जो है वो थीटा एन स्क्वायर के बराबर है। ये आप मेरे ख्याल है बात आपको समझ में आ गई है। तो अभी कोई क्वेश्चन है जो कुछ आज पढ़ा है वो मुझसे पूछ लें, आंसर कर देता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर लें अपना, मैं अलाउ कर दूंगा उसको। सब समझ में आ गया तुम लोगों को? हरीबा नास, जी बेटा बोलो। सर ये जो 1000 एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर की इक्वल इस तरीके से आएगा? इक्वल नहीं है बेटा, ये बिलोंग्स टू है, यानी इसकी क्लास बता रहे हैं हम। आपने शुरू से क्लास ली अभी? यस सर। हाँ देखिए, मैंने ये समझाया था शुरू में कि ये जो एन स्क्वायर है ना ये डिफरेंट क्लास है, एन क्यूब की अलग है, एन की अलग है, लॉग एन की अलग है, ठीक है। तो जब हम थीटा नोटेशन या हम लो ओमेगा या बिगो बता रहे होते हैं ना, तो उसमें दो एल्गोरिथम, दो मेरे पास है मिसाल के तौर पे। एक ये है 1000 एन स्क्वायर है, और एक है जनाब 1000 एन क्यूब। हम जो है ना वो थीटा नोटेशन जो है ना वो इस तरह बताएंगे। समझ में आ रही बात? तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि भाई इसका मैक्सिमम रनिंग टाइम क्या होगा और मैक्सिमम और मिनिमम रनिंग टाइम क्या होगा। हाइट बाउंड बता रहे हैं इसके, इससे एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ये अभी एक्चुअली ये भी है ना कि अभी थोड़ा सा हमने सिर्फ ये देखा है कि ये क्लासेस होती क्या है। अभी नेक्स्ट क्लास में ना हम बाकायदा कुछ फंक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह जो है ना उनके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करके उनके वैल्यू निकाल के देखेंगे।
आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको अभी मैंने करके भी बताया कि लीनियर सर्च जो होती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी हमारे पास वो ON थी, तो हम क्लास उसकी बता रहे थे। क्योंकि बाइनरी सर्च की क्लास क्या निकल रही थी, वो निकल रही थी log n। ठीक है, इसका मतलब लीनियर सर्च को अगर मैं 10 दूंगा तो उसका रनिंग टाइम भी 10 होगा। मिसाल के तौर पे वो अगर 10 नंबर दे रहा हूं तो 10 सेकंड लेगा, सपोज 10 नंबर दूंगा तो वो सपोज 10 सेकंड लेगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च को अगर मैं 10 नंबर लूंगा, बाइनरी सर्च कितना टाइम लेगा, ये log n हो गया। log n 10 का कितना होगा 1, इसका मतलब बाइनरी सर्च 1 सेकंड लेगा। समझ में आ रही मेरी? तो बेहतर कौन सा एल्गोरिथम हो गया फिर सर्चिंग का, लीनियर सर्च के बाइनरी सर्च? सर n log n कितना टाइम लेगा? n log n तो log n से भी ज्यादा टाइम लेगा, तो सिर्फ log n लिखा हुआ है। n log n पे अंदर n किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, चाहे 1.5 भी हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे log n मुझे 1.5 रिटर्न करता है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो बेटा 15 हो जाएगा ना। तो ये n से तो बड़ा ही होगा ना, n 10 है और n log n 15 हो गया। ओके सर, थैंक यू। जी वजह साहब, आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जहाँ तक मैं समझाऊँ आपने यही समझाया है कि जो ये थीटा हो गया, ओमेगा हो गया और बिग ओ हो गया, इसको आप जो फंक्शन दे रहे हैं उनको देखकर हमें बेस्ट मतलब बेस्ट कंडीशन जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक देखना है कि इसमें से बेस्ट कंडीशन कौन सी निकल रही है हमारी, बस किसके मुताबिक। अभी तो आपने बस ये के जो है ना, ये हाँ तो अब सुन ले जरा। हाँ सर, ये जो नोटेशंस है ना, इनकी मदद से हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस बताते हैं। ये सर मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ बस। हाँ बस अभी तक ठीक है। आपने अगर ये यही बात जी, ये निकालते कैसे हैं ये अभी हमने नहीं सीखा है। ये सर अभी अगली क्लास हमने में ये आप सीखा सिखाएंगे। है, हाँ अभी हमने ये सीखा है कि अगर मुझे कोई कहे दे ओ एन क्यूब और दूसरे का कह दे ओ एन स्क्वायर, तो मैं कहूंगा ओ एन स्क्वायर बेहतर है, ले लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सर समझ में आ गया, मगर अगली क्लास में इस पर वर्क कराएंगे आप। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर मुझे कोई इक्वेशन दे दी जाती है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर से किस तरीके से ये जो है ना बाउंड निकालूंगा, अपर बाउंड या लोअर बाउंड या थीटा बाउंड, बिल्कुल बिल्कुल उसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सही ये है। सर मेथड्स बता दीजिएगा कि उसको यूट्यूब पर जाके रिवीजन थोड़ा सा कर ले कहीं। अगला चैप्टर देख लो ना, ये लेक्चर नंबर 4, ये जो बुक है ना, बुक हाँ के सर, अंदर आपका जो है वो क्या नाम है, अगर आप जाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जी सर, नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। पता नहीं ओके शायद नेक्स्ट है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक मास्टर मेथड होता है, एक रिकर्जन ट्री मेथड होता है। इन मेथड्स की मदद से जो है ना, वो हम बेसिकली ये वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर है या शायद नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर है, ये देख के बताता हूँ मैं आपको। ओके सर। जी, और किसी ने पूछना है कुछ? जी बिल्कुल सही है जनाब, सैयद मोहम्मद जैनुल आबिदीन, बिल्कुल सही लिखा है आपने। जी एन स्क्वायर है और एन है तो एन आपने लेना है। जी log n बेटा, n log n से छोटा ही होगा ना, log n तो n से भी छोटा होता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बात आपकी समझ में आ गई है। ये क्लास में अब एंड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग इसकी मौजूद है।
जी सही है, बिल्कुल सही है। असाइनमेंट को वो जो भी होगा वो आपको उस पर बता देंगे। फिलहाल जो है ना वो क्लास में एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको तकरीबन आधे घंटे में यहीं पे मिल जाएगी, तो उसको चाहें तो दोबारा सुन लें। और बुक लाजमी रीड करिएगा भाई, सही है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर, बल्कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि आप बुक पढ़ लें, ठीक है। तो अगर आप बुक रीड करेंगे तो जनाब, हाँ, ये इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, थॉमस कॉरमैन, ये आप यहाँ पे आएंगे ना फाउंडेशंस में, तो आज हमारी जो है ना वो इस चैप्टर 3 के ऊपर बात हुई है, ग्रोथ ऑफ फंक्शन। इसको जरा पढ़ना है नेक्स्ट वीक तक अच्छे तरीके से। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करी हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दी हैं, तो होपफुली बात आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर, ठीक है। सही है भाई। चले जी, ओके, फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको। आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।